नमस्कार। ज्योग्राफी के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रक्षाबंधन के पावन पवित्र पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका और मेरा संवाद जो है वो कायम हो पाया है और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन सीरीज पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का पॉइंट है, वो है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। तो हम अपने यात्रा पर बढ़ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है सामने विज्ञानी का नाम और संबंधित जो टर्म है वो लिखी हुई है। हमें केवल पहचान करनी है कि इससे संबंधित ये है अथवा नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, हैकेल शब्द लिखा हुआ है, इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी जो है इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध एवं जीवों के मध्य अंतर संबंध, विभिन्न जीवों के मध्य अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है वो इकोलॉजी में होता है ना। यानी विज्ञान की एक शाखा है। इस विज्ञान की शाखा के लिए, यानी जहाँ पर जीव और उसके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन और जीव और अन्य जीवों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसके लिए सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल जो थे, अर्नेस्ट हैकल जो थे वो जर्मन जीव विज्ञानी थे। जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने ऑइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑइकोलॉजी। आगे चलकर इसको इकोलॉजी जो है कहा गया, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने ऑइकोलॉजी शब्द का इसके लिए प्रयोग किया था। तो प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति अर्नेस्ट हैकल हैं। ठीक है, इसी के समानांतर कुछ और विद्वानों ने इस विज्ञान की शाखा के लिए शब्दावली का प्रयोग किया। जैसे एक शब्द हमें मिलता है वो है इथोलॉजी। अब ये जो इथोलॉजी शब्दावली है, इस शब्दावली का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे सेंट हिलेर। ठीक है, और दूसरा जो शब्द हमें मिलता है वो मिलता है हेक्सिकोलॉजी। ये शब्द देने वाले थे जैक्सन मीवार्ट। खैर, वर्तमान में सर्वमान्य सर्वप्रचलित जो शब्द है वो इकोलॉजी है, और इकोलॉजी इकोलॉजी से बना है। और ये शब्द पहली बार जो प्रयोग में लिया था वो अर्नेस्ट हैकल ने लिया था, इसलिए ये युग्म सही है। क्लीमेंट, ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी के संदर्भ में, समुदाय विज्ञान के संदर्भ में कार्य किया उन्होंने। ठीक है, तो ये युग्म भी सही है। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के संदर्भ में कार्य किया, ये भी युग्म सही है। यहाँ आ जाते हैं ईपी ऑडम। ईपी ऑडम जो हैं वो बेसिकली रसायनविद थे, और इनके ब्रदर जो थे वो टी ओडम थे। ठीक है, तो एच टी ओडम उनका नाम था और इनका नाम ईपी ओडम था। ठीक है, तो ईपी ओडम ने जो बेसिक कार्य किया है वो सिस्टम अप्रोच पर किया है। पारिस्थितिकी विज्ञान में जो पारिस्थितिकी तंत्र हम पढ़ते हैं उसमें सिस्टम अप्रोच पर जो है वो ईपी ओडम ने कार्य किया। लेकिन इकोटॉन जो है वो क्या है? इकोटॉन बेसिकली वह टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है दो बायोम के बीच में संक्रमण क्षेत्र को दर्शाने के लिए, बताने के लिए। यानी मान लीजिए अलग अलग बायोम होते हैं। बायोम क्या होते हैं आपको पता है? एक निश्चित भौतिक या पर्यावरणीय दशा में जो जैव समुदाय निवास करता है उसे हम सामान्यतया बायोम कहते हैं।
तो पर्टिकुलरली जो है क्लाइमेटिक और अन्य वेरिएशन होने की वजह से भूपटल पर विभिन्न प्रकार के बायोम जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए एक बायोम जलीय बायोम है, एक स्थलीय है, तो जलीय और स्थलीय के बीच का एक सीमा होगी। इसी तरह से एक मरुस्थलीय और एक मैदानी है, तो बीच में एक कोई ना कोई जो है संक्रमण मेखला जरूर होगी। तो जो संक्रमण मेखला है वो इकोटॉन कहलाती है। तो आपको ये तो पता चल गया इकोटॉन क्या है। अब इकोटॉन शब्दावली का पहली बार प्रयोग करने वाले थे अल्फ्रेड रसेल। इन्होंने 1859 में इकोटॉन शब्दावली का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि ये युग्म जो है वो यहां पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से कुछ टर्म्स आई है। ठीक है, और ये टर्म जो है यहाँ पर जो है आपके सामने है, जो मोबियस, टांसले, फोर्ब्स और दोकियासेव ने कुछ टर्म के बारे में बताया है, उसके संदर्भ में यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ टर्म लिखी हुई आई है। तो यहाँ पर पहला जो है मोबियस है। बायोसियोनेसिस शब्द इन्होंने प्रयोग किया। ये किसके लिए प्रयोग किया था ये पहले ही मैं बता देता हूं। ये इकोसिस्टम के समानार्थी पारिस्थितिकी तंत्र है ना, जहां जैव और अजैव के मध्य अंतरक्रिया का जिस जगह अध्ययन किया जाता है, यानी पारिस्थितिकी की एक शाखा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह ब्रांच जहां पर जैव और अजैव का अध्ययन किया जाता है वो इकोसिस्टम में, यानी जैव और अजैव के बीच की अंतरक्रिया। ठीक है, तो एक तरफ जैव दूसरी तरफ अजैव हैं। इस इकोसिस्टम के लिए समानार्थी शब्द बायोसियोनोसिस शब्द का प्रयोग करने वाले थे मोबियस। तो ये मोबियस ने किया था, ये सही टर्म है, ध्यान में रखेंगे। इकोसिस्टम शब्दावली का प्रयोग एजी टांसले ने किया था, आपको पता है। ठीक है, पहले नेक्स्ट जो है फोर्ब्स, यहां ये ध्यान रखेंगे फोर्ब्स पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इकोसिस्टम पर विचार दिया। ठीक है, यानी प्रथम विचार जो है वो फोर्ब्स का है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार का कोई शब्द प्रयोग में नहीं लिया था। दोकियासेव, ठीक है, देखिए दोकियासेव जो थे वो रूस के मृदा विज्ञानी थे। ठीक है, बायोजियोसियोनोसिस जो है शब्द जो है इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना, हालांकि दोकियासेव का ही शब्द माना जाता है, लेकिन दोकियासेव ने नहीं करके एग्जैक्ट जो इनके बाद के व्यक्ति हैं वो है सुकासेव। ठीक है, ये भी रसिया के हैं, तो यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सुकासेव जो थे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, तब भी ये दोनों सही माने जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी सही है। फोर्ब्स का बायोसिस्टम शब्दावली के साथ युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए इस को हम सही मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो भिन्न बायोम के मिलन वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभी मैं पहले ही बात कर चुका था कि दो जो भिन्न बायोम हैं उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है वो इकोटॉन कहलाता है। ठीक है, इकोटॉन कहते हैं उसको, और इस इकोटॉन शब्दावली का पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड रसेल। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए सामान्यतया जिम्मेदार गैसें होती है। ठीक है, तो एक और दो जो है वो यहाँ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं लेते हैं। सामान्यतया जो अम्ल वर्षा है क्या है ना, तो यदि हम एसिड रेन या अम्ल वर्षा की बात करें तो वो क्या है, अगर उस पर बात करें तो सामान्यतया वर्षा का वह रूप होता है जिसमें जो है अम्लीय घटक अधिक होते हैं।
है ना, जिसमें जैसे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जो है वो सामान्यतया अधिक मात्रा में होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो कुल मिला के वर्षा का वह रूप जिसमें अम्लीय घटक जो है वो शामिल होते हैं, जिनमें से प्रमुख घटक हैं सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो सामान्यतया क्या होता है कि जब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में मिल जाएं यदि, तो पानी और ऑक्सीजन इनके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनका सोर्स क्या है, यानी हम अगर बात करें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो स्रोत की जब बात करेंगे तो दो प्रकार के स्रोत हमारे सामने आएंगे। एक प्राकृतिक स्रोत। अब अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो जैसे ज्वालामुखी एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा होती है उसकी, ठीक है। जो बाकी स्रोत हैं वो सारे मैन मेड हैं, मानवीय प्रकार के हैं, है ना। तो मानवीय प्रकार के जो स्रोत हैं वो इसमें अधिक मात्रा में प्रभावी होते हैं। अब मानवीय स्रोत में भी बहुत सारे जो हैं स्रोत के प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बड़ा स्रोत है वो है जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है इसका, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल जनरली हम जो है यूज करते हैं। अब फॉसिल फ्यूल जो है, सर्वाधिक फॉसिल फ्यूल की मात्रा जो है वो कहाँ पर प्रयोग में होती है, वो होती है ऊर्जा उत्पादन में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे अम्ल वर्षा के लिए अगर कोई बड़ा घटक जिम्मेदार है, अगर उस पर जाएं तो वो सीधा का सीधा किससे रिलेटेड हो जाता है, ऊर्जा उत्पादन से सामान्यतया जुड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है यातायात के साधन जितने भी हैं, है ना, जो भी वाहन हैं, उन वाहनों में जो इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के जो भी वाहन हैं आपके, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो कुछ रिफाइनरीज और उद्योग हो सकते हैं, जिसमें रिफाइनरी हो सकती है, जिसमें कुछ उद्योग हो सकते हैं, निर्माण उद्योग हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी स्रोत से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होती है, उत्सर्जित होती है, और वो वायुमंडल में जब मिलती है तो वो पानी मतलब जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और वो ही अम्ल जो हैं जब वर्षा पानी के साथ घुलकर नीचे आते हैं तो ये सामान्यतया वनस्पति और जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल वर्षा है, इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अम्ल वर्षा के पीछे अगर कारणों पर जाएंगे तो 2/3 जो रोल है वो जीवाश्म ईंधन का है, ठीक है, 2/3 रोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये एक ऐसा प्रश्न है। यहाँ पर एक और चीज हम बात कर सकते हैं, अगर अम्लता की अगर अपन बात करें तो हम पीएच वैल्यू से उसकी अम्लता को है हम निर्धारित करते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी हमारे सामने हो सकता है कि जो एसिडिक रेन होती है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पीएच वैल्यू की अगर बात करूँ तो आपको पता है कि पीएच स्केल जो होती है उसमें 7 to 0 और 14 तक स्केल होती है, ठीक है। जहाँ 7 जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। और इस तरफ जब जाएंगे हम तो वो अम्लीय प्रकार का प्रकृति को बताएगा, और इस तरफ जब जाएंगे तो ये सारी प्रकृति को बताएगा, ठीक है। तो सामान्य रूप में अगर हम एक नॉर्मल लेवल की बात करें, पीएच वैल्यू की बात करें, जस्ट लाइक पीएच 0 अगर हो, ठीक है, तो पीएच 0 जो है वो बैटरी एसिड जो होता है ना वो है,
उतनी अम्लता ये मान सकते हैं हम, ठीक है। जैसे pH2, ठीक है, pH2 लेमन जूस, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम ले सकते हैं pH 2.5, ये सोडा, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं pH 4.3, ये एसिड रेन है। यानी एसिड रेन का जो pH वैल्यू है, एसिड रेन का जो pH वैल्यू है वो कितना है, 4.3 है। अब ये भी सवाल हो सकता है कि जो नॉर्मल रेन होती है वो किस प्रकार की होती है। यानी अगर हम नॉर्मल रेन की बात करें, सामान्य वर्षा का पानी क्या होता है, सामान्य वर्षा का पानी भी ध्यान रखना है अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और सामान्य वर्षा का पानी की जो जो pH वैल्यू होती है वो 5.6 होती है। सामान्य वर्षा, ठीक इसी तरह से इससे ऊपर अगर अपन बढ़ें, यानी अगर हम pH 7 पे चले जाएं, ठीक है, तो pH 7 जो है वो कैसा, जैसे डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो pH 7 की, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो से इसके pH 7 के बराबर होता है। ओके, अगर हम इससे ऊपर बढ़े तो pH 7.4 अगर कहें तो pH 7.4 ब्लड का pH, और अंतिम जो है वो अगर मैं यहाँ तक इसीलिए पहुँचा हूँ कि 8.1 अगर कहें तो वो सी वाटर का होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो आपको पता रहेगा। सामान्यतः कई बार समुद्री जल का pH पूछ लिया, जनरल, जो मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कंपटीशन में ब्लड का pH या ज्योग्राफी में एसिड रेन या नॉर्मल रेन का pH जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सामान्यतया ये pH जो है माने जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो पहली टर्म लिखी हुई है ना, रोजर आर रेवेल, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये रोजर आर रेवेल की जगह हैं जॉन हेनरी पॉइंटिंग है, ये मैंने आपको पहले ही करेक्शन करवा दिया था। जॉन हेनरी पॉइंटिंग को हरितगृह प्रभाव टर्म के लिए जाना जाता है या इनको माना जाता है, ठीक है। थॉमस मिजले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, ठीक है। शेरवुड रोलैंड ओजोन गैस शेड, ओजोन गैस डिप्लेशन पर शेरवुड रोलैंड और जोसेफ हरमन, ये दो नाम अपने को मिलते हैं। अब आता है एसिड रैन। तो एसिड रैन जो टर्म देने वाले व्यक्ति हैं वो हैं R.A. स्मिथ। R.A. स्मिथ। अब बात आई A.V. रामाराव की। तो A.V. रामाराव एक भारतीय रसायनविद हैं। भारतीय रसायन विज्ञानी हैं ये, ठीक है। और सामान्यतः इनका जो काम है वो औषध प्रौद्योगिकी पर है, ठीक है। और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, ठीक है। तो इनका नाम भी
केमिस्ट में लिया जाता है, लेकिन एसिड रेन जो है वो टर्म देने वाले R.A. स्मिथ थे। क्लियर। अंटार्कटिका के ऊपर बसंत ऋतु में होने वाले ओजोन ह्रास का मुख्य कारक कौन सा है? ठीक है, देखिए ओजोन डिप्लीशन क्या है, कैसे होती है, उतना डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता। ठीक है, अंटार्कटिका पर क्यों होती है उस पर अपन बात कर सकते हैं कि अंटार्कटिका जो है उसके ऊपरी वायुमंडल में ओजोन क्षय के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो सामान्य कारण आते हैं ना, उन कारणों में एक कारण है नैक्रियस क्लाउड। सामान्यतया समताप मंडल में पाए जाने वाले बनने वाले बादलों को नैक्रियस क्लाउड कहते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से इसको जाना जाता है। ये बादल जो हैं ठोस रूप में और द्रवित रूप दोनों रूपों में हो सकते हैं, पहली बात। ठीक है, तो नैक्रियस क्लाउड जो है वो कारण होते हैं अंटार्कटिका में ओजोन के डिप्लेशन के नंबर 1 कारण। नंबर जो दूसरा कारक होता है वो है पोलर वॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, है ना, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय भंवर। ठीक है, और तीसरा जो कारक है वो है सक्रिय क्लोरीन। बेसिकली क्लोरीन एलिमेंट जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, पर एक्टिव क्लोरीन जो है वही ओजोन को डिप्लेट करती है। ठीक है, CFC जब विघटित होती है तो क्लोरीन आयन मुक्त होते हैं, लेकिन क्लोरीन आयन जो है जब सक्रिय अवस्था में रहेंगे तो वो ओजोन को डिप्लेट करेंगे, ओजोन गैस को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक गैस है ओजोन O3। ठीक है, O3 पर जब UV और क्लोरीन का जो है अभिक्रिया होती है तो ये टूटकर O2 प्लस मोमेंटम O में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो O2 भारी होने की वजह से नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसलिए उस एरिया में जो है ओजोन गैस की विरलता हो जाएगी, यानी ओजोन गैस में कमी आ जाएगी। इसे हम कहते हैं ओजोन का क्षरण। सामान्यतया ये जो क्षरण है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। अंटार्कटिका पर जब पहली बार जो है ओजोन की लेयर जो है उसकी थिन लेयर को पहली बार वॉच किया गया, तब ऑब्जर्वेशन में आई, तब पता चला कि ओजोन लेयर जो है वहाँ पर थिन हो चुकी है। तो इसे ही ओजोन होल कह दिया गया, ओजोन छिद्र कह दिया गया। बाद में इस प्रक्रिया पर खूब सारी जो है बातें हुई, लेकिन फिर सामने आया कि क्यों अंटार्कटिका पर ही क्यों, जबकि जो CFC के जो एमिटर्स हैं, जो उत्सर्जन क्षेत्र हैं, वो तो इक्वेटोरियल रीजन और जो हाई पॉपुलेटेड एरिया हैं वो होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर ओजोन से नहीं होता, उल्टा जो है पोलर एरिया में होता है, जहाँ पर ऐसा जो प्रदूषक होंगे ही नहीं या उनके सोर्सेज भी नहीं है। तो खैर ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसको मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े समझाने का यहाँ पर प्रयास नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ ये 3 कारक क्या होते हैं उस पर थोड़ी सी बात अगर कर लें तो नैक्रियस क्लाउड जो है वो क्लाउड के जो क्रिस्टल होते हैं, आइस क्रिस्टल, वो सक्रिय क्लोरीन जो होती है उसको सतह देते हैं, है ना, सतह देते हैं तोड़ने के लिए। ध्रुवीय भंवर क्या करता है, पोलर वॉर्टेक्स एक यूं समझ लीजिए एक संचरण है, सर्कुलेशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो विंटर टाइम पीरियड होता है उसमें जो है पोलर एरिया के चारों तरफ बनता है। ये पोलर एरिया के चारों तरफ बनता है और ये टेम्परेचर को डाउन कर देता है, पोलर एरिया के ऊपरी वायुमंडल के तापमान को। तो पोलर एरिया के ऊपरी वायुमंडल के तापमान जो है -80 के से भी नीचे चले जाते हैं, तब ये नैक्रियस क्लाउड जो है वो बनते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों तीनों जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटर रिलेटेड है। ठीक है, खैर ये तीनों चीज़ों से अंटार्कटिका पर जो है क्या होता है कि ओजोन क्षय होता है। लेकिन जो सवाल आया वो था अंटार्कटिका के ऊपर बसंत ऋतु, है ना। ये जो
बसंत ऋतु का जो विषय है उसको थोड़ा सा यूं समझ लें कि अंटार्कटिका की यदि बात करें तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। हमारा जब यहाँ पर शरद काल होता है, एट दैट टाइम वहाँ पर जो है बसंत काल होता है ना। तो करीबन अक्टूबर माह की बात जो है वो ये हो रही है। तो अक्टूबर महीने के अंदर क्या होता है कि इस पूरे रीजन के अंदर जो है समताप मंडल जो है उसका टेम्परेचर रेज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर रेज होने के समय में जो सीएफसी है और यूवी जो है उसका जो उसकी अभिक्रिया होने के कारण जो है सर्वाधिक जो है ओजोन डिप्लेट होती है। ठीक है, तो अक्टूबर महीने के अंदर सबसे अधिक मात्रा में डिप्लेशन की मात्रा जो है वो देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर आते आते क्या होता है कि ये जो नेक्रियस पोलर वॉर्टेक्स है वो टूट जाता है, जिससे नेक्रियस क्लाउड समाप्त होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है वापस ओजोन जो है अपने उस जो गैप आ गया था, जो लेयर जो है वो थिन हो गई थी, वहाँ उसको वो कवर करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो दिसंबर नवंबर दिसंबर तक आते आते वापस कवर होता है। तो हमारा जो सवाल ये था कि बसंत ऋतु में होने वाले ओजोन क्षय का प्रमुख कारण क्या है, तो ये कारण है समताप मंडल का तापमान, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बसंत ऋतु में समताप मंडल का तापमान जो है वो ओजोन विघटन के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर। बाकी ध्रुवीय हवाएं जैसे बाकी सभी कारक दूसरे टाइम पीरियड में काम करेंगे, बसंत ऋतु की बात चल रही है। चलिए, बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर लिखी गई है। पोषण स्तर जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, यानी टीएल। आपको पता है कि टीएल वन कौन होता है? टीएल1 होता है प्राथमिक उत्पादक, टीएल2 होता है प्राथमिक उपभोक्ता, टीएल3 होता है द्वितीयक उपभोक्ता, टीएल जो 3 होगा वो होगा तृतीयक उपभोक्ता। सॉरी, टीएल1 जो है वो हो गया प्राथमिक उत्पादक, टीएल2 हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, टीएल3 हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, टीएल4 हो गया तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पोषण स्तर की बात करें, यानी टीएल1, टीएल लेवल 1 यानी ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 और 4 की बात करें, तो आपको पता है कि सामान्यतया जो पोषण जो है वो निचले लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक जाता है, तो उसकी मात्रा में क्या होती जाती है? कमी आती जाती है। ऊर्जा जो है वो सामान्यतया ऊष्मागतिकी का नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीएल लेवल्स हैं उसमें प्रत्येक पोषण स्तर के साथ में जो है वो ऊर्जा की जो है वो मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, कारण क्या होगा कि उनके लिए जो सोर्स है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, निर्भरता जो है जिसके ऊपर होती है, प्रत्येक स्तर के निचले जो निर्भरता है वो बढ़ती जाती है। इसलिए जो है अधिक ऊर्जा इनको खर्च करनी पड़ेगी। बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों का आकार बढ़ता है, ये बात फैक्ट है कि जैसे आप टीएल1 पर 2 पर 3 पर 4 पर जाएंगे तो जीवों का बड़ा आकार मिलेगा। 2, 3, 4 जो हैं वो बड़े आकार के जीव होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों जो चीज़ें हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, यानी ए और आर दोनों जो है सही भी है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो सामान्य रूप में ये आपने जो नियम पढ़ा होगा पोषण स्तर के साथ में ऊर्जा ह्रास का। ठीक है, 10% जो है एनर्जी गेन होती है केवल, और 90% जो है वो लॉस हो जाता है। वो किस तरह से कि टीएल1 पर अगर 100% है, ठीक है, तो टीएल2 पर आकर ये 10% हो जाएगी, टीएल3 पर ये 1% हो जाएगी, टीएल4 पर ये 0.1 हो जाएगी, और टीएल5 पर अगर आएंगे तो ये 0.01 हो जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से ये ऊर्जा का जो है ह्रास होता है। लिनमान का जो है लो आपने देखा होगा, 10% गेन या 90% लॉस, ठीक है, हर एक लेवल के साथ में होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कथन सही है और इस कथन का ये आर जो है वो इसका रीजन भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। सही क्वेश्चन चल रहा, चलिए। तो पहला कथन है जीव भार के आधार पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के पिरामिड सीधे बनते हैं, ठीक है। ऊर्जा के आधार पर बनने वाले पिरामिड का आधार सदैव छोटा एवं शीर्ष सदैव बड़ा होता है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक जिस दर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसी दर से जैवीय तत्वों का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। जैव भार के आधार पर वृक्ष का पिरामिड सीधा बनता है। तो यहाँ पर जो कथन है वो सारे पढ़ेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर ये कथन जब हमने पढ़ा रैंडमली, तो ऊर्जा के आधार पर बनने वाले पिरामिड का आधार सदैव छोटा एवं शीर्ष बड़ा, ये दोनों बातें उल्टी लिखी हुई है। अगर आधार को बड़ा और शीर्ष को छोटा कर दिया जाए तो पिरामिड ऐसे बनेगा, लेकिन जो बात कही जा रही है, जो लाइन है, वो कह रही है कि ऊर्जा पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक है। तो अभी अभी हमने ऊर्जा पिरामिड की बात की थी, पोषण स्तरों की बात की थी कि ऊर्जा किस तरह से मूव होती है। तो आपने देखा कि निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर जो है जैव भार की दृष्टि से देख लें, पोषण स्तर की दृष्टि से देख लें, ऊर्जा की दृष्टि से देख लें, तो निचला जो भाग है उसका आधार हमेशा चौड़ा रहेगा और ऊपर जाते पर मात्रा कम होती जाएगी, यानी शीर्ष जो है वो शंकु हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऊर्जा पिरामिड जो होता है ना वो हमेशा ही सीधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऊर्जा पिरामिड उल्टा बनता है, तो ये एक कथन ऐसा है जो गलत है। बाकी जीव भार के आधार पर यदि अपन पारिस्थितिकी तंत्रों की बात करें तो पिरामिड सीधे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि निचले स्तर पर जैव भार जो है वो अधिक और ऊपरी स्तर पर जैव भार कम होता जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्रों के पिरामिड की बात कर रहा हूँ, पूरे एक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे एक इकोसिस्टम में जैव भार जिसे हम बायोमास कहते हैं, तो सकल बायोमास की मात्रा निचले लेवल पर अधिक और ऊपरी लेवल पर जाने पर कम होती जाती है, इसलिए ये पिरामिड भी सीधा बनेगा। आधार पर पिरामिड सीधे बनते हैं। प्राथमिक उत्पादक जिस दर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसी दर से जैविक तत्वों का निर्माण भी करते हैं। ये सामान्य सा फैक्ट है कि ऊर्जा जो है सामान्यतया जो प्राथमिक उत्पादक है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या आहार ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जो जैवीय तत्वों का भी निर्माण जो है उसी दर से होता है इसमें। तो ये भी कथन सही है। जैव भार के आधार पर वृक्ष का पिरामिड सीधा बनता है। वृक्ष का पिरामिड जैव भार के आधार पर, देखिए वृक्षों के पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों बन सकते हैं, ठीक है। संख्या के आधार पर अगर बात करेंगे तो पिरामिड जो है उल्टा भी बन सकता है, और लेकिन यहाँ जैव भार के आधार पर बात की जा रही है। संख्या के आधार पर बात करेंगे तो एक पेड़ संख्या और उसके बाद में उस पर निर्भर, तो उसका जो है शंकु जो है वो नीचे और आधार जो है वो ऊपर हो सकता है, लेकिन यहाँ जैव भार की बात की जा रही है, ठीक है। तो बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके ऊपर जो उनका जैव भार होगा वो अधिक और उस पर आश्रित रहने वाले जीवों का जैव भार कम होगा, इसलिए ये पिरामिड सीधा बनता है। ये कथन भी सही है। तो देखिए ये जो ये पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो आप जरूर पढ़ें, इससे संबंधित सवाल आते हैं और काफ़ी पेचीदा और उलझाने वाले होते हैं, इसलिए एक बार जो है बनाकर देखें, पढ़ें उसको, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों पर आपको सहूलियत होगी। ऐसे प्रश्न हैं जो जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। चलिए, किस पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है? तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि संख्या की यदि बात आ जाए तो वृक्ष का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृक्ष का पिरामिड है वो उल्टा हो सकता है। बाकी सभी संख्या के आधार पर अगर आप घास की बात करो, तालाब की बात करो, वन की बात करो, ये सभी जो हैं ये आधार जो होगा इनका वो चौड़ा और शीर्ष संकरा होगा। लेकिन वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष एक और उसके ऊपर आश्रित, जब हम देखेंगे पैरासाइट की बात करेंगे या हाइपर पैरासाइट की बात करेंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वृक्ष का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है।
ठीक है, संख्या के आधार पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी है? ठीक है, सर्वाहारी की यदि अपन बात करें का शेर सामान्यतया मांसाहारी होता है, हाथी शाकाहारी होता है, अपघटक और मानव, ये दो ऐसे हैं जो सर्वाहारी हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न में 1 और 4 जहाँ पर भी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न होता छोटा है लेकिन कई बार उलझन में डाल देता है। ठीक है, कि ये जो है क्या इसमें आंसर दिया जाए और हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखें तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, पारिस्थितिकी की उत्पादकता होती है, ये एक प्रश्न ऐसा था जिसमें मैंने बाद में जाकर चेंज कर दिया था क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्शन तुरंत आए थे। ठीक है, कि सर ये जो है कार्बनिक पदार्थ की बात इसमें कही थी, जबकि फिर बाद में मैंने यहाँ पर संचित ऊर्जा लिख दिया था। बात एक ही है ना, अगर हम सकल संचित ऊर्जा की बात करेंगे तब भी बात वही है और कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे तब भी बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में उसको संचित ऊर्जा कर दिया था, बाकी क्वेश्चन आंसर जो है वो यही था। लेकिन कुछ का ये आया कि प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की संख्या, यहाँ पर जो है संख्या की बात हुई तो ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको पता है। अगर प्रति क्षेत्र इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों के उत्पादन की बात करते हैं तो हम प्राथमिक उत्पादन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और प्रति समय इकाई प्रति क्षेत्र इकाई में जीवित पदार्थों की संख्या का भी विषय इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि पूछा किसी भी पारिस्थितिकी की उत्पादकता के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी और उत्पादन दोनों में थोड़ा सा उत्पादन और उत्पादकता में थोड़ा सा फर्क है। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो वृद्धि की दर है सामान्यतया, है ना, जो उत्पादन वृद्धि जो है उसकी दर को हम जो है प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? परितंत्र जो हम पहले ही बात कर चुके थे शुरुआत में, जब मैंने बात की कि इकोसिस्टम जो है वो क्या है, तो इकोसिस्टम एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। अब अगर हम सिर्फ जीवों के समुदायों के बीच की अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं तो परितंत्र नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्योंकि वो तो खाली जीवों की बात कर रहा है यहाँ पर। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, ठीक है, सजीव जीवों द्वारा आवासित भाग कोई भी हो सकता है। ठीक है, केवल सजीव जीवों की यदि बात हो रही है तो ये भी नहीं है। जीवों का समुदाय और साथ ही वे पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये जो है इसका एप्रोप्रिएट जो है आंसर हो सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, अब यहाँ पर भी जो है बेसिकली वनस्पति जात और प्राणी जात यानी जैव जगत की बात हुई। ठीक है ना, तो जैव जगत की, अजैव की बात नहीं हुई, लेकिन सिर्फ जैव और अजैव यहाँ दोनों आए। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सामान्यतया जैव और अजैव की अंतरक्रिया की बात करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? अब यहाँ पर देखिए ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि आप यूपीएससी के जो जीएस का पेपर उठाएंगे वहां पर भी यह सवाल मिलेगा आपको। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ विशेषताएं हैं और वो आपको ढंग से पढ़नी होती है, पढ़नी भी चाहिए। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है, ये सही विशेषता है उसकी। ये कार्यशील है, क्योंकि ये कार्यशील इकाई होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। सही बात है, हम अभी बात कर रहे थे पारिस्थितिकी उत्पादकता की, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की भी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है, यहाँ आकर जो है मामला गड़बड़ होता है। यहाँ लिखा है बंद तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा जो है क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है। अब क्यों ओपन सिस्टम कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र को क्यों ओपन सिस्टम कहेंगे? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा और एवं जैव अजैव पदार्थों का निवेश और बहिर्गमन चलता रहता है। ठीक है, दोनों क्रियाएं लगातार चलती रहती है, या निवेश होता है और बहिर्गमन भी होता है। तो इस कारण से हम इसे ओपन सिस्टम कहेंगे,
ना कि क्लोज सिस्टम। ये कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है जिसमें एक बार कोई चीज चली गई और वापस नहीं आएगी, ठीक है। सो ये ओपन सिस्टम है। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का एकमात्र निर्धारक कारक सौर ऊर्जा की मात्रा है, ठीक है। देखिए, सौर ऊर्जा की मात्रा जो है उत्पादकता की निर्धारक होती है, लेकिन एकमात्र नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अन्य कई सारे कारक, हालांकि देखिए अगर हम उत्पादकता की बात करते हैं ना, तो दो चीजें आती है। एक, सुलभ सौर ऊर्जा कितनी है, तो सुलभ सौर ऊर्जा हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो ऐसे में जितनी मात्रा सुलभ है उसके अनुसार उत्पादकता होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ना, प्राथमिक उत्पादकों की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता, ठीक है, ये दूसरा कारक है। तो ये तो पहली बात होगी कि ये तो एक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हम कह सकते हैं कि उत्पादकता के भिन्न भिन्न स्तर मिल सकते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादक है उसका सामर्थ्य कितना है और उस एरिया, स्थान, विशेष समय इकाई में सौर ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा कितनी है, ये दो बातें तो साथ में आ जाती है। लेकिन और चीज क्या प्रभावित कर सकते हैं, केवल सौर ऊर्जा ही नहीं, जैसे जो भूतापी ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय विकिरण है, जीवाश्म ईंधन है, या अन्य जो मिनरल्स वगैरह हैं, उन सभी के द्वारा जो है सामान्यतया उत्पादकता है वो निर्धारित होती है, ठीक है। इसलिए सौर ऊर्जा को एकमात्र मानना जो है तर्कसंगत नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र तथा एस्चुरी सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, उसकी अगर अपन बात करें तो प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र पर जितना जो संचित ऊर्जा की मात्रा है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ अधिक होगा, तो सामान्यतया जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो दिखती बात है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। स्वाम्पी एरिया जो होते हैं, जो एस्चुरी होती है, दलदली क्षेत्र होते हैं, उनकी अधिक होती है, ठीक है। तो ये प्राथमिक उत्पादकता वाले सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं। ये कथन जो है वो सही है, लेकिन पहला कथन जो है वो गलत है, इसलिए केवल दूसरा कथन जो है वो सही माना जाएगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है नहीं का पूछ रहा है, CO2 बड़ा सरल सवाल है, ठीक है। तो श्वसन से बढ़ती है, जैविक पदार्थों का अगर क्षय होगा तो जो कार्बन है वो मुक्त होगा, दिखती बात है, और ज्वालामुखी क्रिया से भी बढ़ती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो प्राथमिक उत्पादक है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जल और ऑक्सीजन के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं उसको, इसलिए यहाँ CO2 जो है वो मुक्त होती है सामान्यतया, लेकिन जो है CO2 जो है वो एमिट नहीं होती है, उत्सर्जित नहीं होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है। देखिए क्या होता है, कोई भी जो जल होता है ना उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिसे अपन कहते हैं घुलित ऑक्सीजन। पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन किसके लिए काम आएगी, ठीक है। तो पानी के लिए घुलित ऑक्सीजन दो रूपों में काम आती है, एक तो होती है BOD और दूसरी होती है COD, ठीक है। BOD जो होती है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD जो होता है उसे कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है,
तो जो जल में जैव क्रियाओं के अंतर्गत जो ऑक्सीजन काम में आती है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन काम आती है, वो बीओडी है। जैसे जो जल के अंतर्गत जल में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, एल्गी है या कोई भी प्लांट्स हैं, वो जो ऑक्सीजन प्रयोग में ले, या कोई जो जीव हैं, ठीक है, वो जो ऑक्सीजन प्रयोग में लेते हैं, वो तो होगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मान लीजिए कि अगर किसी जल के अंदर शैवाल की मात्रा बढ़ गई है, या प्लांट्स जो है वो अचानक से बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, बीओडी जो है वो बढ़ेगी, और अगर बीओडी बढ़ेगी तो डीओ अपने आप ही कम हो जाएगी, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन का जो है वो कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बीओडी की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि जैव इकाई जो है, वनस्पति या अन्य जीव जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बीओडी अगर अचानक से बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वो पानी जो है वो एक अलग प्रकार का प्रदूषण लिए हुए है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जैव जात या वनस्पति जात जो है वो अधिक बढ़े हैं, ठीक है। सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन, ऐसी जल में घुली हुई वो ऑक्सीजन जिसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए लोहा, पानी का लोहे से संपर्क यदि होगा तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, है ना। तो ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण में वो ऑक्सीजन काम आ जाती है, ठीक है। तो सीओडी, अब दिखती बात है कि बीओडी जो है अगर बढ़ रही है और सीओडी बढ़ रही है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो बीओडी बढ़ने का कारण सीधा सीधा सा है कि उसके अंतर्गत जैव जो हैं, मतलब जैव जो पदार्थ हैं और जो वनस्पति हैं वो बढ़ रही है, और अगर वो बढ़ रही है तो उसका पोषण देने वाले कोई ना कोई तत्व होंगे जो बढ़ा रहे होंगे उसका। जैसे मान लीजिए किसी खेत से पानी बहकर तालाब में चला गया, उस खेत में फॉस्फेट खाद डाली हुई थी। अब उस फॉस्फेट खाद के कारण जो है पानी के अंदर जो है तुरंत जो वनस्पति है या जो एल्गी है वो उस प्रस्फुटपन हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, खनिज गैस एट्रोफिक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो कारक नजर आ रहा है वो है सीवेज से ये प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो सीवेज में ऐसे एलिमेंट जो हैं वो मिल जाते हैं जो जल में सामान्यतया जीवों को अथवा वनस्पति को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही ऐसा होगा तो बीओडी बढ़े। कई बार ऐसा आपको पढ़ने में सुनने में मिला होगा कि किसी तालाब के अंदर अचानक से मछलियां मर गई, ठीक है। उसका कारण यही होता है कि वहाँ पर बीओडी जो है वो तेज़ी से बढ़ी, ठीक है, और इससे डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी, और वहाँ पर पाए जाने वाले सभी जानवर जो जीव थे जल के अंदर वो समाप्त हो गई। कई बार जो है जल कुंभी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है, ठीक है। या मान लीजिए पूरे तालाब के अंदर या पानी के सोर्स पर काई आ जाती है पूरी की पूरी। तो अगर वो ऐसा हो रहा है तो उसका कारण जो है कोई ना कोई इस प्रकार का प्रदूषण है, ठीक है, जो उसको जो है बढ़ा रहा है। तो अगर वो बढ़ेंगे तो बीओडी बढ़ेगी, बीओडी बढ़ेगी डीओ घटेगी, और डीओ घटेगी तो संपूर्ण जो जलीय पारिस्थितिकी है उसका नाश होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बीओडी की अधिकता जो है क्या संकेत देती है, सीवेज से प्रदूषित होना संकेत देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो उनका बड़ा नाम रहा है, और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता। हाल ही में उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो, उनका जन्म जो है वो हुआ था 9 जनवरी 1927 में, और ये जन्मे थे, एक गांव है मरोड़ा, और ये भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो टिहरी में हुई थी, ठीक है, जहां भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना टिहरी बांध परियोजना है संचालित, ठीक है। तो टिहरी पूरा एक बड़ा क्षेत्र कस्बा था, उसको वहाँ से हटाया गया था, शिफ्ट किया गया था। इनका गांव भी बाद में डूब क्षेत्र में आ गया था, ठीक है। और जो कॉलेज शिक्षा इनकी हुई वो हुई लाहौर में,
ठीक है। इन्होंने ये मतलब जो है, अगर हम इनके बचपन की बात करें तो श्रीदेव सुमन बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, उनके संपर्क में ये रहे और बचपन से इनका जो है आंदोलनों और क्रांति के से जुड़ाव रहा। 1970 के दशक में इन्होंने गोरा देवी और उन अन्य के साथ मिलकर एक पर्यावरण आंदोलन चलाया था 1970 के दशक में। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन चला है। ठीक है, और इस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि 1974 में गढ़वाल क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे शासन आदेश से। ठीक है, तो उस समय वहाँ की महिलाएं वृक्षों के चिपक कर खड़ी हो गई थी, काटने नहीं दिया गया। तो उस आंदोलन को बाद में विश्व भर में चिपको आंदोलन के नाम से पहचान मिली। इसलिए ये कहा जाता है कि चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा प्रणेता थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई थी। बाद में एक बहुत बड़ी बात और हुई कि 1981 के अंदर इन्होंने पद्म पुरस्कार सरकार से लेने से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि जो हिमालयन क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें वृक्ष नहीं काटे जाने चाहिए, ऐसा सरकार कानून लेकर आए। ठीक है, तो सरकार जो है वो दबाव में आई और 1981 के बाद में सरकार ने जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उन पर वृक्ष काटने से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। तो सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, ऐसा नियम आया। ठीक है, तो ये इनके प्रयासों से आया। ठीक है, इसलिए इनको वृक्ष मित्र की उपाधि दी गई और साथ ही साथ इनको, चूँकि फिर हिमालय से जुड़े रहे और आंदोलन वहीं पर करते रहे, इसलिए इन्हें हिमालय रक्षक भी कहा गया। ठीक है, तो ये इनका महत्वपूर्ण वर्ग था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा विविधता किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। ठीक है, ठीक बात है। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अगर हम जैव विविधता के मापन की बात करें तो उसके 3 एस्पेक्ट हैं: अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा जैव विविधता मापन के यूनिट्स हैं। तो अल्फा विविधता किसे कहते हैं? अल्फा विविधता किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। ये बहुत सही बात है। ठीक है, तो सामान्य रूप में इसके साथ साथ ये जेनेटिक समरूपता को भी बताती है, यानी आनुवंशिक समरूपता की भी बात करती है। अब बीटा की यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीटा विविधता के द्वारा अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और उनमें पाई जाने वाली आनुवंशिक समरूपता का आकलन किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, बीटा जो है, बीटा में सामान्यतया प्रजातियों की संरचना की बात की जाती है, प्रजातियों की संरचना। साथ ही साथ, ठीक है, आवास और समुदायों में एक प्रवणता के साथ जो विस्थापन की दर है, विस्थापन का मतलब है एक, हम जैसे जनरली कोई एक बायोम से दूसरे बायोम की बात करें, एक विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात करें, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवणता, ठीक है, या विस्थापन की दर जो है वो भी बीटा विविधता है। ठीक है, और तीसरा है गामा। गामा जो होती है वो सामान्यतया किसी क्षेत्र में प्रजातियों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया, यानी प्रजातियों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया का जो अध्ययन है वो गामा के तहत किया जाता है। ये अल्फा और बीटा विविधताओं के अवयवों का गुणनफल है, सीधी बात है। ठीक है, एक में हम जो है संरचना की बात करते हैं, बीटा में हम उसके विस्थापन की दर की बात करते हैं, एक में हम पारिस्थितिकी तंत्र में किसी समुदाय की
संख्या की बात करते हैं, आनुवंशिक समरूपता की बात करते हैं, तो ये उसके एलिमेंट्स हो गए और इन एलिमेंट का जो गुणनफलन है वो गामा है। ठीक है, इनका गुणनफलन जो होता है वो सामान्यतया गामा कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको पता चल गया होगा, ये इन तीन कथनों के अंदर ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 और 3 का जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी सभी गलत है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर। देखिए, ये हम ये जो विषय है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। ठीक है, कंजर्वेशन का। तो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक इन सिटू और एक एक्स सिटू। ठीक है, बाह्य स्थान का मतलब एक्स सिटू है, अंत स्थान का मतलब इन सिटू है। इन सिटू का मतलब है कि किसी भी प्रजाति जो संकटग्रस्त है, ठीक है, जिसके संरक्षण की अति आवश्यकता है, उसको उसके स्थान पर ही संरक्षण, यानी उसके प्राकृतिक आवास जो होते हैं उन्हीं पर संरक्षण देना इन सिटू है, और किसी बाह्य स्थान पर संरक्षण देना वे एक्स सिटू है। मान लीजिए हमें टाइगर को रिजर्व करना है और टाइगर का जो नेचुरल एरिया है जहां पर वो रहता है, उसका आवास है, प्राकृतिक आवास, उस किसी एक आवास में अधिक संख्या हमें लगती है और हमें लगता है कि इस आवास को यदि पूरी तरह से कंजर्व कर दिया जाए तो ये टाइगर जो है बच सकते हैं, तो हम जो है उनके लिए विशेष एरिया को नोटिफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे नेशनल पार्क जो हैं, अभ्यारण्य जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, ये सभी जो तरीके हैं वो स्थान पर जो है संरक्षण के हैं। स्थान पर ही संरक्षण के हैं। लेकिन एक्स सिटू का मतलब होता है कि जैसे हम उसके प्राकृतिक निवास के इतर हम यदि उसका संरक्षण करना चाहें तो कई बार जो है कुछ ऐसे तरीके लिए जाते हैं जब हम किसी को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर कहीं और जो है उसको संरक्षण देते हैं, तो वो बाह्य स्थान हो गया, जैसे चिड़ियाघर। ठीक है, ये जू जो होता है वो बाह्य स्थान संरक्षण में आता है। जीन बैंक, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये प्रजाति कई प्रयासों के बावजूद भी इट मे पॉसिबल कि एक्सटिंक्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो ऐसे में हम उनके जीन का जो है वो संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो जीन बैंक उसका एक एग्जाम्पल है। बॉटनिकल गार्डन भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हम प्रजातियों, पादपों की प्रजातियों आदि का संरक्षण जो है वो करते हैं। तो ये सभी एक्स सिटू हैं। ठीक है, उनके प्राकृतिक आवास स्थान से इतर जब हम संरक्षण करते हैं तो वो एक्स सिटू मानते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल जो है हैं, तो अगर जीन बैंक है, बॉटनिकल गार्डन है, चिड़ियाघर है, नेशनल पार्क इन सिटू में आता है, इसलिए 1, 2 और 4 जहाँ पर भी ऑप्शन है वो ऑप्शन सही माना जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। ठीक है, सामान्य तथ्यात्मक सवाल है, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे इसमें। जीव जंतुओं की अधिक संख्या के बावजूद सवाना बायोम से आहार के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ठीक है, इस बायोम की वनस्पतियों के मुताबिक शाकाहारी जीवों के आहार ग्रहण करने की आदत में विशिष्टताएं पाई जाती है। बड़े दोनों जो कथन हैं वो रिलेवेंट है। पहली बात, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। कैसे? सवाना बायोम की अगर अपन बात करें तो ऐसा बायोम है जो जैव विविधता और जो जीवों की संख्या, प्रजातियों की संख्या
और बायोमास की दृष्टि से देखें, जैव भार की दृष्टि से देखें तो समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो सामान्यतया इस बायोम के अंतर्गत ये जो कथन है उसको अगर हम समझें कि इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उसका कारण है कि यहाँ पर जो है ग्रेजिंग सीक्वेंस पाई जाती है, ग्रेजिंग सक्सेशन पाया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं चराई अनुक्रम। चराई अनुक्रम का मतलब है कि झाड़ियां भी है, वृक्ष भी है और घासें भी है। घासें सर्वाधिक मात्रा में, लेकिन सभी उचित मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए कि हम अगर जिराफ की बात करें, ठीक है, तो जिराफ जो है वो वृक्ष की पत्तियों को खाता है, तो उसकी ग्रेजिंग सीक्वेंस अलग होगी। ठीक है, तो वृक्ष की पत्तियों को खाएगा। फिर जेब्रा की बात करें तो जेब्रा जो है वो झाड़ियों के ऊपरी जो कॉम्पल्स होती है उनको खाता है। और जब हम हिरण की बात करें तो वो घास को खाता है। तो इन तीनों में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, जो आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। ठीक इसी तरह से जो सामान्यतः बायोम में जो जीव होते हैं उनमें माइग्रेशन भी होता है। तो यहाँ माइग्रेशन की भी अगर बात करेंगे तो इनके जो समूह होते हैं वो विभिन्न ऋतुओं और विभिन्न मौसमों में अलग अलग प्रकार के इनके माइग्रेशन की विशिष्टताएं हैं। ठीक है, और अगर हम प्राथमिक उत्पादक से लेकर और तृतीयक चतुर्थक उपभोक्ता तक की बात करेंगे तब भी यहाँ पर जो है प्रतिस्पर्धा कम देखने को मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सवाना बायोम है वहाँ जीव जंतुओं की संख्या अधिक है, लेकिन वहाँ पर आहार की प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये जो है ये जो लाइन लिखी है कि बायोम वनस्पतियों के मुताबिक शाकाहारी जीवों के आहार ग्रहण करने की आदत में विशिष्टताएं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यानी ग्रेजिंग सक्सेशन या चराई अनुक्रम के कारण ऐसा होता है। क्लियर? नेक्स्ट पर बात करें, या इसमें ये सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट पर बात करें, पॉडजोलीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पॉडजोलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो पोडजोल मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है। पोडजोलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो किस कंडीशन में होता है? तो एक तो यहाँ पर तापमान जो होता है वो कम होता है, ठीक है, और सामान्यतया जो है वर्षा की मात्रा होती है वो यूं समझ लीजिए कि सामान्य प्रकार की अधिक कह सकते हैं। ठीक है, तो कम तापमान और वर्षा ये अगर कंडीशन है तो जो प्रक्रिया होगी वो पोडजोलाइजेशन होगी। कैसे होगी कि जैसे मान लीजिए कम तापमान पर जब कोई भी वनस्पति या जीवांश जो होते हैं वो गिरते हैं तो उनका अपघटन बहुत जल्दी नहीं होता। अपघटन बहुत जल्दी नहीं होता तो वो जो है उनका रंग जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो मिट्टी होती है वो स्लेटी कलर की बनने शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अपक्षालन की प्रक्रिया होती है। अपक्षालन में क्या होता है कि जो ऊपरी सतह से निचली सतह में कण चले जाते हैं, है ना, तो ये अपक्षालन यहाँ पर होता है। अपक्षालन होता है और लगातार ऊपरी मृदा जो है वो इसी प्रक्रिया में रहती है, इसलिए एक अलग प्रकार की स्लेटी कलर की जो है मिट्टी बनती है जिसे हम पोडजोल सॉइल बोलते हैं। बेसिकली ये जो टेगा क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट को अगर हम देखें कि ये प्रक्रिया टेगा जलवायु प्रदेश में होती है तो ये सही बात है। इस प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी, ये भी ठीक बात है, क्योंकि अम्लीय प्रकृति जो है इसके अंतर्गत मिलेगी। दूसरी बात जो मैंने अभी आपके सामने कहा कि जो जीवांश और वनस्पति के अपघटन है वो देरी से होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अपक्षालन के कारण लोहा और एल्यूमिनियम के कण मृदा के बीज स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम असत्य कथन की पहचान करना चाह रहे हैं तो इन चार कथनों में से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो असत्य है। ठीक है, सभी सही है।
नेक्स्ट, क्षेत्रीय मिट्टियों को कटिबंधीय मिट्टी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं जॉनल, ये जॉनल ही होती है बेसिकली, ठीक है। इस मिट्टी का सामान्यतया अक्षांशीय पेटियों के अनुरूप, इस मिट्टी का प्रसार जो है, विस्तार जो है, वितरण जो है वो अक्षांशीय पेटियों के अनुरूप है। यहाँ इस बात को यूं समझ लें, पहली बात तो मिट्टियों के जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, जो CSCS क्लासिफिकेशन जो है यूएस के, उसके पहले क्या जो हम सामान्य क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तब हम दो टाइप की जो है मिट्टियाँ मानते हैं, एक जॉनल और एक अजोनल, है ना। जॉनल जो होती है वो क्षेत्रीय मिट्टियाँ होती है, और अजोनल जो होती है वो अक्षेत्रीय मिट्टियाँ होती है। जॉनल मिट्टियाँ कहाँ बनेगी? देखिए, जॉनल और अजोनल में इतना, मैं बहुत सामान्य सा उदाहरण देकर आपको इन दोनों का फर्क बता देता हूँ कि जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू पर मिट्टी पाई जाती है काली। आपको उसका कारण पूछेंगे तो आप बताएंगे कि क्योंकि वो वहाँ के बेसाल्ट के अपघटन के कारण, बेसाल्ट के टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है, इसलिए मध्यम प्रकार की काली मिट्टी है। इन लावा चट्टानों के जो है डेन्यूडेशन प्रोसेस से निर्मित हुई है, यानी वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आई, वो वहीं की मिट्टी है। लेकिन मैं अगर सवाल ये पूछता हूँ कि मैदान की मिट्टी कौन सी है, तब आप कहेंगे कि हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या, दोनों बातों में फर्क क्या आया? एक में किसी दूसरे क्षेत्र से लाई गई मिट्टियाँ हैं, और दूसरी वो मिट्टी है जो वहीं पर बनी, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क हो गया कि एक जॉनल है और एक अजोनल है। यानी अगर मैं डेक्कन की मध्यम काली मिट्टी की बात कर रहा हूँ तो वो जॉनल है, और अगर मैं प्लेनी एरिया की जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा हूँ, एलुवियल सॉइल की बात कर रहा हूँ, तो वो एजोनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि क्षेत्रीय मिट्टियों को कटिबंधीय मिट्टी भी कहते हैं, यानी जो जो क्षेत्रीय मिट्टियाँ होती है जो वहीं पर बनती है वो कटिबंधीय मिट्टियाँ यानी जॉनल भी कहलाती है, ठीक है। और इस मिट्टी का सामान्यतः अक्षांशीय पेटों वितरण जो होता है वो अक्षांशीय पेटियों के अनुरूप होता है। तो ये दोनों बातें सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी यहाँ पर करता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक जो लेटिट्यूडनल बेल्ट होती है उसमें एक ही प्रकार की मिट्टी होगी, सेकंड दूसरे में बदल जाएगी, तीसरे में बदल जाएगी, क्लाइमेटिकली चेंज होती जाएगी। जलोढ़ मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक बात है। जलोढ़ मिट्टी को हम उपजाऊ मानते हैं क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात लिखी हुई है कि इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, तो ये कथन सही नहीं है। क्यों? उपजाऊपन उसका के पीछे का जो कारण है उसकी नमी ग्रहण करने की और रखने की सामर्थ्य अधिक होती है। ह्यूमस तत्व इसमें अधिक नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही है। सॉरी, जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एपिफाइट्स का पाया जाना विषुवतीय वर्षावन की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये एपिफाइट परपोषित होते हैं। देखिए, एपिफाइट को हिंदी में कहते हैं अधिपादप, ठीक है। देखिए, अधिपादप वो होते हैं जो किसी वृक्ष जो होता है, जैसे मान लीजिए वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर जो है पनप जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है जनरली जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं जहाँ पर ज़्यादा वर्षा की मात्रा होती है, उन क्षेत्रों में कई बार ये जो वनस्पति है वो उत्पन्न होती है। जैसे फर्न होती है, वो कई बार जो है आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वनस्पतियाँ हैं जो वृक्षों के, दूसरे वृक्षों के ऊपर पनप जाती है, ठीक है। बहुत सारी बेलें होती है, लताएं होती है जो इस तरह से पनप जाती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि एपिफाइट परपोषित होते हैं, ये बात गलत है, पैरासाइट नहीं होते हैं। वो सामान्यतया उस वृक्ष और जो नमी प्राप्त होती है उनको, उस नमी और जो अन्य तत्व होते हैं उनके द्वारा अपना पोषण करते हैं, यानी वृक्ष से सीधे पोषण प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पैरासाइट की श्रेणी में
नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एपिफाइट पैरासाइट या परपोषित नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ए सही है और आर जो है वो गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इन सभी प्रश्नों पर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है और क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब का कहने का मैं जो है बार बार आपको लास्ट में यही कहता हूँ। तो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो अपना जो स्नेह है उसमें कोई कमी नहीं है। थैंक यू।